With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hello everybody. It's nice to be with all of you. I am Pratiksha Bhagyashree Nana Saheb Kale. I have secured All India Rank 2 in Indian Forest Service Examination 2023. दोस्तों, मुझे ये जो मेरी जर्नी थी पूरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसमें ये जर्नी जो है ये काफी लंबी है और इसमें अलग अलग पहलू भी है, वो सब मैं आपके साथ यहाँ पे आज शेयर करूंगी। मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो लातूर सिटी से हुआ है। मैं प्रॉपर लातूर की हूँ जो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। मेरा जो 10th तक का एजुकेशन था वो सरस्वती विद्यालय लातूर से किया था। उसके बाद मैंने 11th और 12th के लिए साइंस स्ट्रीम चूज किया था, जिसमें मैंने PCM में अपना प्रिपरेशन किया। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैंने मेरे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन था उसको सिर्फ स्टडी के और मेरे इंटरेस्ट के लिए किया था, जबकि मैंने उससे कोई भी करियर चॉइसेस नहीं किए थे। पब्लिक सर्विस में काम करना ये मेरा बचपन से ड्रीम था और उसी तरीके से मेरा ये सब प्रोग्रेस एकेडमिकली हो रहा था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें जो NCERT बेसिक्स है उनकी पढ़ाई, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग क्या होता है, एग्जाम कैसी होती है, तो मुझे मेरे ग्रेजुएशन के बाद ही ये चीजें मैंने जानने की कोशिश की। तो अराउंड 2014 आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. But in the initial days, it was totally focused to the civil services examination. As I would like to honestly share with all of you that I never knew that there is something like Indian Forest Service examination. ये मुझे पहली बार तब पता चला जब मैं UPSC के अंतर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए अपना फॉर्म भर रही थी। तब मुझे वहां पे दिखा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन ऐसा भी एक हेडलाइन आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे इस सर्विस के बारे में पता चला। मेरे कई दोस्त इस सर्विस को क्रैक कर पाए जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे। तो यहां से मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का जर्नी ऑलमोस्ट अराउंड 2016 शुरू हो गया था। लेकिन बेसिकली टिल 2019 आई वाज होली फोकसिंग ऑन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. That's why my strategy is combined. In that regard, I would like to say that my journey consists of 2 phases. One before I got selected as assistant conservator of forest, and one after that. So पहले जैसे मैंने कहा मैं पुणे से ग्रेजुएट हुई थी, तो पुणे में ही मैंने मेरा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया था जो ज्ञान प्रबोधिनी नाम से जाना जाता है। वहां पे कई सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते थे, तो उनकी तरफ से भी हमें बहुत सारा गाइडेंस मिलता था। इस तरीके से मेरी बेसिक पढ़ाई शुरू हुई थी। मैंने मेरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इनिशियल अटेम्प्ट्स दिए थे जो 2014 में विदाउट एनी स्टडी, व्हिच आई कंसिडर दैट वाज वन ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस व्हिच आई टुक. आई थॉट दैट ओनली प्रिपेयरिंग द NCERT बुक्स इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स प्रिपरेशन. सो ये बातें जो मेरे लर्निंग्स रहे वो मैं इस वीडियो में एंड में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी. तो उस 2014 के अटेम्प्ट में असफलता तो मुझे अब लगता है कि नॉर्मल थी, क्योंकि प्रिपरेशन लेवल ही वैसे नहीं था. बाद में मैंने 2015 में 2016, 17 कंटिन्यूस मेरे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के अटेम्प्ट चल रहे थे. इसी दौरान मैंने 2017 को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी अप्लाई किया था. तब मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर थी,
इसलिए मैं प्रीलिम्स क्रैक कर पाई। लेकिन मेरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो मेरा खुद का ओपिनियन था वो ऐसा था कि मैं इजीली क्रैक कर लूंगी उस बार, जबकि रिजल्ट के बाद मुझे पता चला कि मेरा मींस 4 मार्क्स से रह गया था। इस वजह से जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की 2017 की मेंस थी उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, just because my parents were saying that whenever you get an opportunity you should utilize it, and I gave that attempt. Today when I look back I feel that if I would have prepared little at that time probably my journey would have ended there itself, but everything goes and unfolds in its own ways. So इस तरीके से 2017 में मैंने अटेम्प्ट तो दिया था लेकिन मेंस मेरा कुछ 30 मार्क्स से रह गया था। उसके बाद भी मैंने 2019 में सेम चीज कोशिश की थी। मैंने दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था। दोनों एग्जाम्स मैंने दिए थे। सिविल सर्विसेज मेंस में भी मैंने काफी प्रिपेयर करके वेल स्ट्रेटेजाइज करके वो भी दिया, लेकिन उस बार भी मुझे असफलता आई। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस में जब मैं थी मेरा प्रिपरेशन, मेरा रिवीजन काफी अच्छा हुआ था, लेकिन अगले संडे एग्जाम था और इस संडे को मतलब 7 days बिफोर माई एग्जाम आई वॉज डायग्नोज्ड विद डेंगू, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर टिल फ्राइडे ऑफ दैट वीक, and our family doctor advised me to avoid the exam as it was risky. But as I prepared for it, and that was something I was planning and I was wishing to, so on my own risk I went for exam. Here also on the exam day the situation was like we have to reach the center at 8 o'clock and till 7:30 I could not, there were so many medicines going on because I wanted to give exam, so it was difficult to be conscious for that day. But we went to exam, my parents were with me. I think that was one of the difficult phase for me. जब मैं एग्जाम में गई तो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का पेपर जो पहला रहता है, आई स्टिल रिमेंबर दैट माई हैंड वॉज नॉट वर्किंग फॉर हाफ एन आवर, सो आई फेल दैट हियर इटसेल्फ I am out of the process because I was unable to write. But then I tried and I completed my English paper as best to my possible abilities. इसी तरीके से मैंने हर पेपर कवर करने की सिर्फ कोशिश की थी, क्योंकि मैं वो 7 दिनों में कुछ भी रिवाइज नहीं कर पा रही थी या मैं पढ़ाई को बैठ ही नहीं पा रही थी। सो माई सिंपल एम वॉज जस्ट टू गो टू द एग्जाम एंड राइट द एग्जाम। लेकिन इस साल मैं ऐसे कहूंगी, भले ही 2019 के IFS एग्जामिनेशन में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट व्हेन वी गॉट आवर मेंस रिजल्ट आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। तो मैं ऐसा कहूंगी, ये क्यों लगा, क्योंकि मैंने मेरे पर्सनल जो भी चीजें थी, जो चैलेंजेस थे, उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर मैं आगे बढ़ चुकी थी। मैंने मेरा जो हेल्थ इशू था, हेल्थ कंसर्न था, उससे आगे बढ़ के मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत खुद के लिए अभिमान की बात थी कि मैं ये कर पाई। तो इससे एक मेरा लर्निंग ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नेवर कंसिडर योर सक्सेस बेस्ड ऑन सम आउटसाइड पैरामीटर्स, because everybody will say that if you get into the final list that is your success, but here my opinion is little different. You have your own challenges. It could be personal, it could be professional, it could be health as I suffered with. So you have to consider your success or failure based on your parameters. So it should be like that. This journey will take you to all the roads where you will find both success and failures, but have your own parameters. Cherish your small successes and don't bother too much about failures. इसके बाद जो 2019 का फाइनल सिलेक्शन था उसमें मेरा कुछ 15 मार्क्स से रह गया था। देन आई वाज लाइक कि इट्स ओके। इसी दौरान जब मैं IFS एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी 2019 के लिए, आई मेट विद सम ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सर्विसेज। एज आई वाज नोइंग दैट IAS was my basic dream since the childhood. So उसके बारे में तो मैं हमेशा जानकारी लेते रहती थी, but I was not that much aware about this service. So मैंने कोशिश की कि मैं कुछ लोगों से बात कर पाऊं। उन्होंने मुझे इस सर्विस के अलग अलग पहलू बताए। तो मैं ऐसे कहूंगी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के जो मेरे डिसीजंस थे वो पूरे बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन थे। ऐसा नहीं था कि सब कर रहे हैं इसलिए करना है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड
choose what we want to do based on our abilities, based on our nature. क्योंकि अगर हम इसे करियर के दौर पे देख रहे हैं तो हमें हमारे लाइफ के मिनिमम 25 मैक्सिमम 35 जो भी है इस रेंज में हमें इस सर्विस में बिताने हैं। अगर कोई भी चीज हम फोर्सफुली कर रहे हैं तो वो हम ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन का जो डिसीजन था वो भी ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड था। तब मुझे सीडीएस से इस पूरे सर्विस के बारे में बहुत सारे पहलू पता चले, जिसको जानकर समझकर मैं ये सोच पाई कि दिस इज अ नाइस थिंग विच आई वुड रियली लाइक टू डू, विच आई वुड रियली लाइक टू सर्व फॉर। तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि फाइनली यस आई विल प्रिपेयर डेडिकेटेडली फॉर दिस सर्विस, सो आई गेव द 2019 अटेम्प्ट। एट द सेम टाइम माई सीनियर सजेस्टेड दैट अगर आप फॉरेस्ट सर्विस में अब रियली इंटरेस्टेड हो तो महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन ट्राई करने का सोचो। जैसे मैंने कभी भी एमपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर नहीं किया था तो आई वॉज फियरफुल बिकॉज आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड टुडे competition has reached to such levels that in every examination there is a fierce competition. तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन with the help and I will say a kind of great faith of my friends from MPSC, they said कि you just appear for the exam, we will give you all the needed resources, we will suggest you what to read, what to not. तो मेरा प्रिपरेशन हमेशा यही चलता रहा। सिविल सर्विस और आईएफएस के लिए ही मैं 2019 के अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन मैंने महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2018 उसको मैंने अटेम्प्ट किया, मैं अपीयर हुई, एंड जैसे मैंने कहा ये सब सपोर्ट सिस्टम से मिनिमम डेज में मैं एग्जाम के लिए अपीयर हो पाई, एग्जाम अच्छे से दे पाई और उस साल मैंने ये एग्जाम क्रैक किया। लकीली मुझे महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2018 में गर्ल्स में रैंक 1 मिला, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तब मुझे समझ में आया कि मेरा जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन था वो मुझे यहाँ पे काम में आया है, बिकॉज आई कुड डिवोट ओनली 15 और मैक्सिमम 15 to 20 days फॉर बोथ द प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ दिस particular examination, and all the studies which I did for the UPSC examination helped me to crack this exam. Based on this, I want to suggest to all the viewers that जब आपकी पढ़ाई अच्छी हो और आपको लगता हो कि कोई अदर एग्जाम है जो इसी तरीके के स्टडी को डिमांड करता है, देन आई विल सजेस्ट देम प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज ये सब एग्जामिनेशंस में वी कांट टेल, someday something wrong might lead us to failure. In that case, our energies, our time, our abilities should not be मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, वो कभी भी आपके फायदे में आएगा। इसीलिए जैसे मुझे महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में सक्सेस मिला, you can always think of alternatives. My simple request to all is, please don't take your studies as an ego that I have to do this and if I don't do then it is not good. Take it positively. I have done this and how I can utilize it, that should be our thinking. So इस एग्जामिनेशन के मेरे सक्सेस के बाद मुझे महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इसके लिए सेलेक्ट किया गया। इसके बाद मुझे 2 साल का ट्रेनिंग मेरा कैस्फोस कोयंबटूर सेंट्रल एकेडमी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज कोयंबटूर में हो रहा था। तब भी मुझे ऐसे लगा कि मेरे 2 सालों के ट्रेनिंग में आई विल कीप प्रिपेयरिंग एंड आई विल गिव माई अटेम्प्ट एंड विल गो फर्दर। हाउएवर व्हेन आई entered my training, I found that this is amazing. It was something which is different from my earlier academic background. As I mentioned, I am a mechanical engineer. तो मैंने कभी बॉटनी, जूलॉजी ये चीजें मुझे कभी भी 10th के बाद मेरे सामने नहीं आई थी. But during this training, I got introduced and I got exposure for so many different fields related to forestry that I got completely engrossed in it. And that time I took the decision that I will do my training dedicatedly. I tried to explore many things, I tried to understand many things, and I will say that has really contributed to improve and enhance my own interest in these services. इस 2 साल के ट्रेनिंग के बाद हमें हमारे स्टेट में वापस भेजा जाता है। उसके बाद मेरा 1 साल का प्रोबेशन महाराष्ट्र के कोल्हापुर फॉरेस्ट डिवीजन में और गढ़चिरोली फॉरेस्ट सर्कल में हुआ। ये सभी मेरे लिए बेहद, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इट वॉज क्वाइट गुड नॉलेज फॉर मी फ्रॉम ऑल द डिरेक्शंस, because here I was getting not only theoretical knowledge but practical
practical exposure to different fields of forestry. And finally, I got my first posting in Meghat Tiger Reserve as Assistant Conservator of Forest in Sipna Wildlife Division. तो ये जो पूरा मेरा ये जो 3 साल थे 2020 से लेके 2023 तक, आई वॉज आउट ऑफ द प्रिपरेशन प्रोसेस. आई डिड नॉट स्टडी, आई डिड नॉट रीड. What I was doing was only helping and supporting my friends who were practicing and who were appearing for the exams. I was giving my suggestions to them. That's what I was involved in for 3 years. इसके बाद जब मैं 2023 में मेरे स्टेट में वापस आई, then as I decided earlier itself, I will start my preparation. So यहाँ पे मैंने जनवरी 2023 में अपना प्रिपरेशन शुरू किया. जैसे मैंने पहले अपना टाइमलाइन जो हमें यूपीएससी का कैलेंडर है उससे पहले ही one year before we know what is the schedule for the examination process. So I could see that examination is in the last week of May. My mains was going to happen in the November, December, and interviews as the schedules will be released. So इस तरीके से पहले मैंने मेरा टाइम मैनेजमेंट कर लिया. जैसे हम सभी जानते हैं, prelims is the toughest stage in Indian Forest Service examination. So for that, it's almost like starting from scratch. My knowledge was there, but the study, revisions, nothing was there for the past 3 to 4 years. So here, first I decided that I have to complete the syllabus, because as we know, there are basic books which we have to read and revise multiple times. So I decided that in January, February and March, I will try to cover all the subjects and basic books. Just for the knowledge of the viewers and aspirants, my basic books and the books and resources which I always followed for prelims are all the NCERTs from 8th to 12th for the history, geography, economy, polity. After that, for some additional books for ancient India, art and culture, we know the NCERT is there. Then for Indian polity, we have the Lakshmikant book. For the economy, if somebody wants, they can use the resources available in the market as per their need and understanding. After that, for environment, the booklet of Shankara IAS I have been using always. For current affairs, I have always used different types of magazine. For example, earlier I was using the booklet of Vision. After that, after my 2 attempts, I shifted to Insights as it was bulky and it gives a feeling that we have read everything which all of us want to confirm. So इसलिए मैंने इस तरीके से साल के सब मैगजीन्स कवर कर लिए थे. तो ये 3 महीनों में मैंने कोशिश की कि ये जो पूरा हमारा हर सब्जेक्ट का सिलेबस है वो मैंने फर्स्ट रीडिंग करके मैं कवर कर पाऊंगी. मार्च मिड से मैंने स्टार्ट किया था कि different timelines for different revisions. For example, first revision for some 20 to 25 days in which I will cover all the subjects. उसके बाद एक revision again for 15 days, then one revision for 7 days. As we know, revisions for each succeeding revision, we have to reduce the time and we have to read only that part which is difficult for us to understand. तो easy जो है, जो जिसमें हम अब हमारा एक पूरा अच्छी तरीके से हैंड आ गया है, वो हम छोड़ सकते हैं और डिफिकल्ट चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हैं. So this is all about study. Here, I would like to share with the aspirants that in this whole examination process, I felt every time that there are 2 things in the exam. One is study and second is preparation for exam. I think in this exam, there are huge number of studious candidates who study like anything. They are intelligent to higher levels. However, this exam can't be cracked only based on the studies. We need to prepare for a particular exam. So here the part of study is over when I told about all the resources. And I would like to add one thing, that for different difficult concepts we have YouTube videos. You can just put the name of concept and read or understand from that concept from that video. So such kind of informative videos have always been handy for me too. तो ये मेरा स्टडी पार्ट मैंने इस तरीके से मैनेज किया था. अब बात आती है एग्जाम प्रिपरेशन की. इन प्रीलिम्स, एज वी ऑल नो, इट इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज. इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम. आपके सामने 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसे आपको स्टडी करके मार्क करना है. इसमें आपका लिमिटिंग फैक्टर है टाइम. अगर टाइम दिया जाए बहुत सारा, दिन भर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वी ऑल विल सॉल्व इट. बट हियर आवर लिमिटिंग फैक्टर एंड चैलेंज इज टू डू इट इन लिमिटेड टाइम. यहाँ पे जैसे हम जानते हैं 2 पेपर है,
एक है जनरल स्टडीज का और दूसरा है सीसैट का। तो मैं पहले एग्जाम प्रिपरेशन फॉर जीएस बताऊंगी। इसमें जैसे हम जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे इन द एग्जाम वी हैव टू सॉल्व ऑन द डे ऑफ एग्जाम 100 क्वेश्चंस ऑफ जीएस इन लिमिटेड टाइम, दैट इज 2 आवर्स। यहाँ पे चीज ये आती है कि आपने ऐसे 2 घंटे कितने बार कोशिश की है बिफोर द एग्जाम। सो आई विल से दैट मॉक टेस्ट इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। Any kind of question paper, any kind of questions which we just can't, sometimes we feel that no, UPSC won't be asking such type of question and that's why we try to avoid those questions. But I would like to say that don't avoid. Whatever is the difficulty level, or we can say that easy level of the mock test, just give it. Now the question comes that how to practice these mock tests. Then my strategy is always first have a plan of how you will be dealing with these questions in actual exam. आपके पास 2 घंटे है, 100 सवाल है, तो I would always do one thing. First, there should be 3 rounds in the exam. In the first round, in 1 hour or maximum 1 hour and 10 minutes, I will be going through entire question paper. In this process, I will be reading the question. I have to see all the 4 options, and if I know the answer, then that's it. There will be only a few questions of this kind where we will be knowing the final answer in first go. It could be as low as 10 or it could be as high as 50 for some candidates. So I will say in that 1 hour 10 minutes, we will be only finally doing these questions where we know the answer. There will be some question where we will be, जैसे हम कहते हैं कि हम ऐसे 2 आंसर्स में ये हो जाएंगे कि कंफ्यूज होंगे कि ये सही है या ये सही, तो इसे हमें रखना है सेकेंड राउंड के लिए, जिसको हम एक किसी भी आप एक पॉइंट से मार्क कर सकते हो या किसी भी आपका एक मार्कर रहने दो। फॉर ऑल द व्यूअर्स, देयर इज नो मार्कर और नो पेन अलाउड इन द यूपीएससी। आई जस्ट वांट टू से दैट आपके जानकारी के लिए कि ये क्वेश्चन हमें सेकेंड अटेम्प्ट में सॉल्व करना है, इसलिए आप उसे किसी भी तरीके का एक मार्किंग करके साइड में रख दीजिए। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। If suppose first question I have solved, I knew the answer, I have marked it, then I am moving forward to the second I don't know. As I said, I was confused, I did this thing and I left it. I will move next to the third question where I will try to see. यहाँ पे अगर मुझे समझ में आता है कि मुझे 3 जो एक ही पता है कि ये तो आंसर नहीं है, लेकिन बाकी 3 चीजों में मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसे सब क्वेश्चंस में मैं इसको थर्ड अटेम्प्ट के लिए रख दूंगी। So in 1 hour 10 minutes I am doing this simple thing that I am segregating the questions according to what I know. और इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस खत्म होने के बाद I will mark those answers which I knew and I have finally decided to mark in the first go. इसके लिए कुछ 5 मिनट लग सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट अटेम्प्ट्स में मुझे हर तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कभी एक डिफिकल्ट पेपर्स में मेरे भी फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस हार्डली 30 थे, तो इट फील्स लाइक कि बाप रे, हम 1 घंटे में सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, हम कैसे क्रैक करेंगे। बट हमें इस प्रोसेस में इस किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। After marking, rounding those questions on the answer sheet, that too carefully, because sometimes in hurry, ये वहां का माहौल ही ऐसा रहता है कि कभी भी आप आपका पेशेंस लूज कर सकते हैं, कभी भी एंजाइटी हो सकती है, नर्वसनेस हो सकता है। इसी के लिए हमें ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी है बिफोर हैंड। तो इस तरीके का मेरा फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड में, एज आई हैव मेंशन्ड, the questions which we have kept for second round where we are confused या हमें सिर्फ डर लग रहा है ये मुझे नहीं करना है, ऐसा सब विदाउट एनी हेजिटेशन, ऐसा सब मैं सेकेंड राउंड के लिए रखती थी, वो मैं सेकेंड राउंड में ही मार्क करूंगी। अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसे लगता है कि इस राउंड में जितने अपने फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस मार्क किए थे उतने ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 इन द फर्स्ट राउंड, 30 इन द सेकेंड राउंड, फेयर इनफ। और जैसे मैंने ये राउंड को हमें ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स देने होते हैं, तब तक आप देखेंगे तो 1 hour और 1 hour 10 minutes plus these 40 minutes, you will be reaching 1 hour 45 minutes and you will be left with 15 minutes in your hand. अगर ये रहते भी नहीं है तो आपको आपके राउंड्स में उस तरीके से चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल इन द थर्ड राउंड इटसेल्फ यू विल बी डिसाइडिंग वेदर आई एम मार्किंग इट और नॉट।
अभी एक चीज जो मुझे इतने अटेम्प्ट से समझ में आई कि हम फर्स्ट राउंड तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर सेकेंड राउंड में हम नर्वस होना, पैनिक होना शुरू कर देते हैं और हमारा प्रोसेस भूल के हम मार्क करना शुरू कर देते हैं। कई बार हम सेकेंड राउंड तक भी अपना पेशेंस रखते हैं, लेकिन थर्ड में ऐसा लगता है कि मैंने अब कम क्वेश्चंस मार्क किए हैं, मुझे करने हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जबकि हमारी एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दे रहे थे, लेकिन थर्ड राउंड में आके हम इस तरीके से मार्क करते कि हमें पता भी नहीं है, हम सिर्फ अपना अटेम्प्ट बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस अगर आप डायरेक्टली जाके एग्जाम देते करोगे तो मुझे लगता है कि इट वोंट बी फ्रूटफुल। इसीलिए जो मैंने कहा, इसमें एग्जाम प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो वो है मॉक टेस्ट। कोई भी इंस्टीट्यूशंस के आज हमें ऑनलाइन माध्यम से किसी भी इंस्टीट्यूशंस के पेपर्स अवेलेबल है। फॉर द व्यूअर्स देयर इज अ साइट, इफ आई एम राइट, दैट इज यूपीएससी ऑनलाइन पीडीएफ करके, वहां पे यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, एवरी मटेरियल रिगार्डिंग एग्जाम। सो for my last few attempts I was doing the same thing. I was never taking a printout of the question papers. I will be taking the question papers from this site, then it could be of Vision, it could be of Vajiram, Forum IAS, and there are some other institutions also, and I will be solving these papers as like the real exam. Here I want to say that your practice, the process what you want to do in the exam should become excellent. Give as many mocks as possible. For example, if suppose exam is in May, then in April for each day I was solving one GS paper with this process. Sometimes it feels that रिवीजन करना चाहिए, मैं ये क्यों क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मैं जैसे आपको बता रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि इसी प्रैक्टिस के दौरान हमें पता चलेगा हम कितने पेशेंट है। एम आई एंग्शियस, एम आई फीलिंग, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि डर लग रहा है, जो भी है। इसीलिए ये प्रैक्टिस पेपर्स को आप फाइनल पेपर की तरह देखो। ये आपको किसी को दिखाने नहीं है या इससे कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, बट इफ यू excel in these processes then you will do wonderful in the prelims. That is what my experience is. क्योंकि यहाँ पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, इजी क्वेश्चन भी आएंगे, आप उन्हें मॉक्स में जैसे सॉल्व करोगे वैसे ही आप फाइनल एग्जाम में कर सकते हो, एंड यू विल बी कामली गिविंग योर एग्जाम। इसीलिए मॉक्स, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने की कोशिश करो। लेकिन अब एक छोटा सा पार्ट इसमें रह जाता है, वो है मॉक्स जो देते हैं हम उसका एनालिसिस करना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 2 घंटे के पेपर सॉल्व करने के बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे उसके एनालिसिस के लिए देती थी। एनालिसिस में जैसे हम कहेंगे कि हमने मार्क की हुई आंसर शीट हमारे साथ रहेगी, उसमें मैं मार्क करती थी कि ओके, whether it is of first round, second round or third round question, whether it is a question of history, geography, polity, economy. So I made that kind of analysis कि इसमें मैंने first round में कितने सॉल्व किए, कितने राइट आए, वैसा ही सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, एवरी सब्जेक्ट के लिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि मेरी फर्स्ट राउंड की एक्यूरेसी क्या है, मैं गलती क्या कर रही हूं। जैसे फर्स्ट राउंड में अगर मेरे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 10 भी राइट है, तो हमें समझ में आएगा कि मेरी एक्यूरेसी राइट है एंड आई हैव टू गो लाइक दिस ओनली। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ में आएगा कि मेरी फर्स्ट राउंड की एक्यूरेसी क्या है। तो मैं आपको कहूंगी कि मेरे प्रोसेसेस के बाद मुझे पता चलता था कि मेरे फर्स्ट राउंड की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90 to 95% है। इससे मेरे एक एक्चुअल एग्जाम में आई वाज श्योर कि मैंने अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मेरे 27 क्वेश्चंस आर राइट, एंड देन आई एम रेडी टू गो फॉर सेकेंड राउंड। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके राउंड सिस्टम बेहतर होंगे। इसी तरीके से अगर आप सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करोगे तो आपको समझ में आएगा विच इज माई वीक पॉइंट एंड विच इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इफ ज्योग्राफी इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इफ 8 क्वेश्चंस राइट, देन आई नो कि नाउ ये मेरा ठीक हो गया, लेकिन एनवायरमेंट इज ट्रबलसम, ओनली 1 क्वेश्चन इज राइट फ्रॉम 7 क्वेश्चन, तो मैं उसके ऊपर रिविजन में ज्यादा फोकस कर पाऊंगी। I have tried to tell elaborately my process of solving prelims question paper. मुझे ऐसा लगता है कि अभी immediately 1 महीने के बाद आप सब prelims के लिए अपीयर होंगे, इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को elaborately यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। जिन बच्चों को अगर ऐसे लगता है और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इस जीएस पेपर के बाद और एक ही चीज मैं ऐड करूंगी, keep your calmness utmost in those 2 hours. I think it's not about your intelligence, but it's all about holding your nerves in those 2 hours.
I know it is all about your dedication, years of preparation, लेकिन अगर आप आपका प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाएंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस वेल, डोंट वरी टू मच अबाउट रिविजन्स, बिकॉज एक बार आपने किया, दो बार आपने किया, वो आपके साथ रहेगा। और प्रेशर के कंडीशंस जब हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो वो प्रेशर के आवर्स रहते हैं, तो उसमें आपको कामली इसको हैंडल करना है। और अब हम आते हैं हमारा सेकंड पेपर जो सीसैट का है। तो सीसैट के पेपर में जैसे हम जानते हैं इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्रहेंशंस। इसको मैंने इस 3 तरीके से डिवाइड किया है। इसमें अभी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जैसे रहेगा वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल रहेगा। Students from engineering or science background may find this particular paper easy. However, others might found it difficult. तो इसकी preparation strategy will be different according to your strengths. But still, based on the changing pattern of CSAT, and as we all know that it is going towards difficult and difficult, even though it is a passing paper, then also we have to prepare it well in today's conditions. For example, I would like to share that I am the same aspirant, same student who always solved 60 questions out of 80 for my every attempt. However, this year was something different. And I would like to share that especially because in the exam, as I decided, I always go with the comprehension first because it needs a calm mind. That's why in 1 hour, I will be solving all the comprehension and then I move towards the maths and general mental ability part. So here, I could solve the comprehensions easily, nicely. All was well till my 1 hour. And the situation started changing from this hour. बिकॉज माई सिंपल फंडा वॉज पहले ही सब जो मेंटल जीमैट के क्वेश्चंस रहते हैं वो सॉल्व कर लो, बाद में हम मैथ्स की तरफ जाएंगे बिकॉज मैथ्स में कभी कभार हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। दिस ईयर आई कुड नॉट फाइंड जीमैट क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर and believe me friends, I was actually feeling that nervousness after the end of 1 hour and I think 20 minutes because there was no question I solved in these 15 or 20 minutes. Okay, here I got to know this is something different. Then I tried to solve the maths questions. As you know, the nervousness goes on increasing in such hours. Here I failed the same thing again and again that I am unable to solve or attempt any question. I tried to calm myself a lot and some 4 or 5 questions I solved, and you have to believe that I was highly anxious in that last half an hour because I was the student who was going for 60 questions and here I am where I was not able to solve even 35 questions. After the end of CSAT paper, I was disappointed to the highest in this all my entire journey. Because after my first paper, I was sure enough that I am clearing it. Because as I said, my process was strong and I applied the same process without being calm for those 2 hours of GS. But it changed in CSAT. And disappointedly, I came out and I was like, I have done a mistake. I have done a miserable mistake. And I feel that I think only this paper will take all of my chances. Then after that 10 to 15 days till the result came, I was highly anxious. I was bothering all my family members, all my near and close friends that I did excellent in GS, but I don't know whether I will be able to crack CSAT or not. A few of them who know me, they were like, it was CSAT and we know your comprehension is of the great skills. So just don't worry, you just start preparing. But nothing was giving me some comfort. So it was the day of the results of prelims. I felt respite because I could find my number in it. Why I am saying that? Because friends, please don't neglect CSAT. And at the background, as I said, I felt that I will do it. And I have not neglected CSAT in this attempt also. However, I didn't practice that much. It happened accidentally that my book was not with me. So I just saw as usual some formulae and I went for exam. I don't know whether that was a mistake or not. But my suggestion is, please prepare CSAT well. Please give some test as per your understanding level for CSAT also. So the second paper is needed, but without passing, again your prelim chances will be less. So do that well. For both the papers, practice well, and after your study, after your practice, it is all about holding your nerves for those 2 hours.
If you can do that, then nobody can stop you from cracking the prelims. Here I suppose some of these tips from my different experiences will be helpful to the candidates. इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि IFS एग्जामिनेशन मेंस के प्रिपरेशन के लिए एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ती है, सिविल्स के लिए भी एक अलग स्ट्रेटेजी है, तो इसमें आपको ऑप्शनल चूज करने पड़ते हैं। IFS एग्जामिनेशन 2023 के लिए मेरे ऑप्शनल्स रहे हैं एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री। ये दो ऑप्शंस चूज करने के पीछे रीजन ये था कि ऑलरेडी मैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ, मुझे इसमें फॉरेस्ट्री का ट्रेनिंग में बहुत सारा नॉलेज मिला है, सो आई यूटिलाइज दैट। सिमिलर इज फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एज आई हैव graduation in mechanical engineering and there are some courses in the training of ACF which again strengthened my knowledge about this subject. So I chose these subjects. For GS English I have found my own strategies and I would be sharing it again with all of you later on. मेंस के इस दौरान भी वही चीज आती है, आपको पहले पढ़ाई अच्छी करनी है। These are technical subjects and they need a different kind of preparation. And apart from that, as I said, with the exam preparation, understanding the demands of question, we can excel in the mains process also. वैसे ही थर्ड स्टेज इंटरव्यू का जो आता है उसमें मैं कहूंगी कि आपको और मुझे, हम दोनों में से किसे चूज किया जाए ये अगर डिसाइड होता है वो है हमारे पर्सनल नेचर से। इसलिए मैं कहूंगी कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है कि बी योरसेल्फ इन दोज फ्यू मिनट्स इन फ्रंट ऑफ द यूपीएससी पैनल, because it is that which will decide whether they want to see us in the future services or not. Of course, our final results come with the addition of mains and interview marks. However, our personality can be showcased very well in the interview. इसके लिए मुझे जितना याद है BKT के साथ मेरा पहला भी एक वीडियो रह चुका है जिसमें मैंने इंटरव्यू में मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। रादर मैं ऐसे कहूंगी कि इंटरव्यू में स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। I always consider it as interaction with the knowledgeable people who are unknown to you. That's it. As I am now discussing or talking or sharing with you, it is the same process on the interview day also. So ये तीन जो steps है, prelims, mains, interview, ये क्रैक करके मैं आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 सेकेंड रैंक के साथ क्रैक कर पाई हूँ। अभी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैं ACF 2018 का महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन था उसे क्रैक करके बन गई थी। तो इस साल मुझे प्रिपरेशन में एक नया चैलेंज था। अभी मैं वर्किंग एज अ ऑफिसर थी। इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना था, बिकॉज आई हैव टू बैलेंस माई वर्क विथ माई स्टडीज एंड देयर वाज अ गैप ऑफ 3 years ऑल्सो, 3 to 4 years. सो इसमें मुझे, जैसे आपने पहले भी मैंने स्ट्रेटेजी में बताया, इट टुक सम टाइम, सो आई हैड टू गेट अडेप्टेड विद द प्रोसेस वंस अगेन. I had to devote my whole relaxed time, like my all holidays, for the preparation, and I tried to do that. तो वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए मैं ये कहूंगी कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए, आई डिड टाइम मैनेजमेंट फॉर एंटायर ईयर। मेंस तक का मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था कि कब क्या करना है। प्रीलिम्स के दौरान टाइम मैनेजमेंट किया था। आई ट्राइड टू गो बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। 4 month है तो 4 month में क्या करना है, देन फॉर दिस मंथ व्हाट आई हैव टू डू, देन फॉर 7 days एंड देन फॉर टुडे. सो दैट वाज द रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर टाइम मैनेजमेंट. But at the same time, I can say to the working candidates that when you have crunch of time, when you are short of time, you will do excellent with your efficiency. क्योंकि हम तब सीख पाएंगे कि कम टाइम में अच्छा काम कैसे करना है. We will be avoiding the things which are not important and we will be focusing on the things which are important. So it's a kind of two-way sword. So I will say that manage it well. Second thing was challenging for me, that continuous changes. As I'm a ACF, I have to go to the fields. So it would be sometimes so exhausting that I would feel that no, I can't study. And then again I have to start refresh. I have to relax myself and I will be starting the study. Here, in all this process, I can say that the thing which is important is to keep going. Even if आज हम कुछ कम कर पाए स्टडी तो भी ठीक है, लेकिन करना है. आज हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, जितना भी पढ़े पढ़ना है. सो इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप यू विल डू, बट do not feel that आज कुछ नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, because it's the way, as they say, that small efforts leads to big
सक्सेस। ये था मेरा इन जनरल इस साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के स्टडी का, प्रिपरेशन का और जो भी मेरे स्ट्रेटेजीज था, तो इसका जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स आई हैव सम टिप्स टू शेयर विथ। फर्स्ट थिंग इज, फ्रेंड्स, it feels that it is a journey of hard work only, but I feel that it is a journey of so many things. Here, not only you, but your family, your all friends get involved in your preparation. आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके सक्सेस के साथ वो हैप्पी होते हैं और आपके फेल्यूर के साथ दे फील that it is their failure. So I will say that these strong support systems are needed in this journey, because journey might be very short or may go long, as I have experienced. So please respect your friends, respect your family's time. It is dedicated, as I said, this success is dedicated to all of them. इसके बाद आता है कि आपको सिर्फ एग्जाम और जो सब्जेक्ट्स है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बट हम आगे चल के पब्लिक सर्विस करने वाले हैं, तो हमें हमारे अदर पहलू, जिससे हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका करेज है, डेडिकेशन है, रिस्पेक्ट टू पीपल है, कंपैशन है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज जो हमने शायद सिर्फ एथिक्स के पेपर के लिए पढ़ी हो, लेकिन ये वैल्यूज हमें समझनी है, हमें खुद को इस तरीके से बनाना है, बिकॉज ओनली सक्सेस इन एग्जाम वोंट मेक अस गुड ऑफिसर्स. we have to develop ourselves to contribute well to whatever we are doing. तो इस चीज की तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा. तीसरी चीज मैं ऐसे कहूंगी कि आज आपको ऑनलाइन मीडिया से बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, सो प्लीज ट्राई टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज इन अ नाइस वे. There are toppers who are giving different kind of guidelines, different kind of suggestions, helps to aspirants. Please utilize that, but utilize that in a thoughtful way. आप देखो कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके के नॉलेज में आप लैक कर रहे हो, उसी का हेल्प ले लो. अगर आप ये नहीं कर पाए तो यू विल बी bombarded with a lot of information and you will again feel dejected. So go step by step in this also. Fourth thing which I would like to add on is, please don't make it ego that if I am unable to crack it then ये मेरी फेल्यूर है, लाइफ टाइम की फेल्यूर है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ये प्रोसेस हमें सक्सेस या फेल्यूर तो देगी, लेकिन ये प्रोसेस हमें एक अच्छा इंसान बनाएगी, हमें एक नॉलेजेबल इंसान बनाएगी, एंड दैट इज एन असेट इन इटसेल्फ. Please respect that asset also. Please respect yourself, because you are leading entirely the life in entirely different circumstances. तो आप उसका रिस्पेक्ट करते आगे बढ़िए. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी लेकिन किसी कारण की वजह से you could not crack it, I will suggest that please go to some other examination. If you feel that this is something where again I can contribute, I will be satisfied, then why to hesitate from giving that exam? That's why please try to find other alternative always. It's a kind of go or no go zone. If you go then it's good. If you no go then you will be, आप कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे और बाद में ऐसे आपको लग सकता है कि मैंने ये किया होता तो अच्छा था. इसीलिए मैं ऐसे कहूंगी कि आपके स्टेट सर्विसेज में आपको अगर इंटरेस्ट है वो भी देने में देने के लिए आप अच्छी तरीके से सोच के डिसाइड कर सकते हो. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट इंटरनल मोटिवेशन. Why you want to do this? As I said, when I got interested in the forest services during my preparation, it was because of some reasons, like as I was interested always in serving through those services where I can be in touch with the people, where I can solve very basic issues of the people, and that's why I always considered IAS as that platform for me. But when I came to know about this service, I got to know that when I am thinking about development, I have to first secure the life itself. In today's era of global climate change and all the disasters which we are facing, I think forest ecosystem is one of the greatest solution to all these problems. And if to these challenges we can give solutions, then nothing is like that. That's why I chose forest services as my other platform. तो मुझे ऐसे कहना है कि इस प्लेटफॉर्म को चूज करने के बाद I considered ACF to serve to begin with. So similarly, please understand what is your internal motivation and then decide.
and it is wholly your choice. Once you decide, go for it. Once you decide, give your best way. For the candidates who after all such efforts could not clear the exams, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपयश ही यश के लिए कोई तो एक सीढ़ी रहती है, ऐसे कहा जाता है। इसके लिए मैं कहूंगी कि जो जाने माने सब जानते हैं, ऐसे ही एग्जामिनेशंस या ऐसे ही चीजें करियर के लिए सोचने की वजह से प्लीज फाइंड योर ओन न्यू वेज। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स, बिजनेस पर्सन, आर्टिस्ट, दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल एंड वी अप्रिशिएट देम फॉर दैट। मुझे यही कहना है कि आपके जो इंटरनल टैलेंट है आप उसको समझो, उस टैलेंट के साथ आप क्या कर सकते हो उसे चूज करो। तो मुझे लगता है कि आप खुद से एक नई राह बनाओगे जिसके ऊपर कई सारे अदर लोग भी आपके पीछे आ सकते हैं एंड इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। इसीलिए आप सबको मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि डिसीजंस लेते वक्त सोच के डिसीजन लो। कभी कभार टाइम्स डिलेज ये सब आएगा, तो अगर इस पूरे प्रोसेस में आप सस्टेन कर पाओ तो ही एक आप कह सकते हो कि वो सक्सेस है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सक्सेस की डेफिनेशन आपको तय करनी है कि आपके लिए क्या सक्सेस है और क्या फेल्यूर है। इफ यू थिंक दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट, you are utilizing your potential in the best possible way, then please go for it. As ACF, I am getting exposure in the Maharashtra Forest Department. It has been a great joy to get so many lessons from the forest people at different levels, beginning from our Van Mazur till my seniors at different ranks. I have been given so much knowledge which I am utilizing, I am learning, and I hope to serve the nation through Indian Forest Service in the coming days. My best wishes to all the students who are appearing for this prelims examination as well as some other competitive examinations. I hope my suggestions would be helpful to you, and I extend my greetings to Daily Knowledge Track to give such kind of platform to so many toppers, and I am sure that this is really beneficial to many candidates. पहले भी मेरा जो इंटरव्यू के लिए गाइडेंस था इस माध्यम से आगे गया था और मुझे आज यहाँ पे शेयर करना अच्छा लगेगा। आई हैव मेट सो मेनी ऑफिसर्स हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम एंड दे हैव शेयर्ड विथ मी दैट इंटरव्यू वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल for them. So I suppose that videos of other toppers are also beneficial for the students. So best wishes to Daily Knowledge Track to continue this work for different kind of aspirants for different services. Thank you so much.